विमल, पोलो, जोबा केसरी, हर पल मनाओ केसरी त्योहार। आशुतोष, ये दरअसल 422 से 452 का आंकड़ा चौंकाता है क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं चौंकाता और चौंकाना भी नहीं चाहिए, क्योंकि जो पार्टी सत्ता में होती है उसके लिए कुछ एक्स्ट्रा वोटों का इस्तेमाल खोजना बहुत आसान सी चीज होती है। अगर आप कहें तो मैं आपको डेटा दे देता हूं। हामिद अंसारी जब 2012 में जब वो दोबारा उपराष्ट्रपति के पद के लिए चुनाव लड़े थे तो उनको 67.89% वोट मिला था, 68, जबकि कांग्रेस की अपनी स्ट्रेंथ लोकसभा के अंदर 202 के आसपास थी। आज तो भारतीय जनता पार्टी की 240 की स्थिति है, तो 240 वाली स्थिति है। तो वैसे में मेरे लिए इंटरेस्टिंग पार्ट ये होगा कि क्या पिछली बार जब जगदीप धनखड़ जी जब चुनाव लड़े थे तो उनको तकरीबन 75% वोट मिला था। क्या राधाकृष्णन जी को 75% वोट मिला या वोट नहीं मिला है? इसलिए इसमें बिल्कुल हैरान होने की बात नहीं है। जो पार्टी सत्ता में होती है अमूमन उपराष्ट्रपति और राष्ट्रपति के पद को लेकर उनके पास पर्याप्त वोट होते हैं और वो आसानी से कुछ एक्स्ट्रा वोट्स को मैनेज कर लेते हैं। इसलिए मैं हैरान नहीं उसके बाद। तो सर फिर अगर आप ये कह रहे हैं कि एक्स्ट्रा वोट मैनेज कर लिए गए, 422 से 452, तकरीबन कितनी सीटें, तकरीबन कितने वोट? मेरे ख्याल से 32 वोट के आसपास। यानी वो जो यूनिटी थी इंडिया की वो दरकी है कहीं ना कहीं। नहीं, अब ये तो यूनिटी दर की ये कहना मुझे लगता है कि बहुत जल्दबाजी में है। और इस बारे में कोई बहुत ज्यादा टिप्पणी करनी भी नहीं चाहिए, क्योंकि बहुत सारे लोग जो लोकसभा चुनाव के पहले कह रहे थे कि देखिए इंडिया गठबंधन तो पूरी तरीके से बिखर गया है, नीतीश कुमार छोड़ के चले गए हैं, अब इंडिया गठबंधन का कोई लेवा नहीं होगा, 400 सीटें मिल जाएंगी। अंत में क्या हुआ? तो विधानसभा के चुनाव के आधार पर लोकसभा का अंदाजा लगाना मुश्किल होता है, और लोकसभा के आधार पे आप उपराष्ट्रपति के चुनाव का अंदाजा उपराष्ट्रपति के आधार पर। ये जो छोटी पार्टियां एब्सटेन कर गई, सर, ये बीजेडी एब्सटेन कर गई, एसएडी शिरोमणि अकाली दल एब्सटेन कर गई, और अलावा इसके बीआरएस एब्सटेन कर गई, इसका नुकसान भी होता हुआ दिखा क्या इंडिया को, इंडिया ब्लॉक को? नहीं, मुझे नहीं लगता। मुझे देखिए, मैं बार बार कह रहा हूं, इसके आधार पे किसी निष्कर्ष पे पहुंचना उचित नहीं होगा, बिल्कुल उचित नहीं होगा। और क्योंकि देखिए आज की तारीख में अकाली दल कहां है? अगर आप ये सवाल अगर आप पूछेंगे अकाली दल है कहां पे, अकाली दल तो कहीं दिखाई नहीं पड़ता है। तो अगर मान लीजिए इंडिया गठबंधन से अगर अखिलेश यादव निकले होते, तेजस्वी यादव निकले, तो तब उसको समझ में आता, या शिवसेना के उद्धव ठाकरे निकले होते, डीएमके निकली होती, तो बात समझ में आई होती। लेकिन अगर इनमें से सारे लोग इंटैक्ट है, ममता बनर्जी इंटैक्ट है, आम आदमी पार्टी के साथ खड़ी हुई है, तो कोई बड़ा उसमें धक्के की बात है। आपने देखा होगा 15 वोट है, इस पर तो नजर जाएगी ना सर, फिर जो इनवैलिड हो गए। भाई इतनी ट्रेनिंग हुई, इतने सांसदों को सिखाया पढ़ाया गया कि स्पेशल पेन से यहाँ फलानी जगह आपको मार्क करना है, इतनी ट्रेनिंग के बावजूद 15 वोट इनवैलिड हो गए। गरिमा जी, आप भी अच्छी तरीके से जानती हैं कि ये सांसद इतने इलिटरेट नहीं होते। ये जो इनवैलिड होता है वो भी एक सोची समझी रणनीति के तहत इनवैलिड होता है। कोई सांसद जो इतने वोटों से जीत के आता है वो जानता है कि कहां वोट देना है, किस तरीके से वोट देना है, लेकिन जब वो वोट देने जाता है तो उस पर कौन सा दबाव काम कर रहा है, उसके लिए कौन सी रणनीति अख्तियार की गई है। क्या वो जानबूझ के अपना वोट इनवैलिड करता है, या जानबूझ के क्रॉस वोटिंग करता है, या जानबूझ के अपनी पार्टी को वोट देता है? ये सारे पत्ते उसके सामने खुले होते हैं, और उसको बाकायदा आपको अच्छी तरीके से याद होगा ना कि ये सारी चीजें इसके आधार पर कोई निष्कर्ष मत निकालिए। हाँ, अगर मान लीजिए, मैं फिर कहता हूं, अगर मान लीजिए अखिलेश यादव की पार्टी से कोई आदमी क्रॉस वोट करता है, या तेजस्वी यादव की पार्टी से कोई क्रॉस वोट करता है, तब वो गंभीर सवाल हो जाएगा। अच्छा सर, बहुत सारे सवाल हैं। खबर अभी आई है 15वें उपराष्ट्रपति होंगे सीपी राधाकृष्णन, और आज दरअसल सबसे बड़ा सवाल का जो वैल्यूएबल टाइम था उस खबर की तरफ डिवोट करना पड़ा, क्योंकि ये इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है। इस देश के 15वें उपराष्ट्रपति बनेंगे सीपी राधाकृष्णन, जो फिलवक्त तक महाराष्ट्र के गवर्नर थे। अब वो खैर कुमार गौरव बता रहे थे कि थोड़ी देर बाद उन्हें सर्टिफिकेट मिल जाएगा, लेकिन कैसा सफर रहा सीपी राधाकृष्णन का बीजेपी के साथ, बीजेपी के संगठन में, और उसके पहले जानिए अपने 15वें उपराष्ट्रपति को।